क्लास 12 होम साइंस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो मैंने हर एक चैप्टर से पांच पांच प्रश्नों को निकाला है। टोटल 13 चैप्टर हैं और इस हिसाब से टोटल 65 प्रश्न बनेंगे। तो हमने पहले वाले पार्ट में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो है वो चैप्टर ये 4 होने वाला है शुरू। अब इसमें भी हमें 5 प्रश्नों को देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 के सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य और लाभों की व्याख्या कीजिए। फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है और इसके लाभ क्या क्या हैं, इसके महत्व क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें कच्चे खाद्य पदार्थ के भंडारण, संरक्षण, गुणवत्ता सुधार और उपभोक्ता की जरूरतों के अनुसार बदलने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि फूड प्रोसेसिंग के दौरान मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है कि जो कंपनी होती है या फिर कोई छोटा सा उद्योग है, वो कच्चे पदार्थों को, मतलब जो खाद्य पदार्थ कच्चे होते हैं, उनको भंडारण, संरक्षण और गुणवत्ता के सुधार के लिए उसमें जैविक चेंज करते हैं, रासायनिक चेंज करते हैं और भौतिक चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सके, इसको उपयोगी बनाया जा सके, लंबे समय तक इसके गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके। जैसे कि अब खाद्य प्रसंस्करण में होता क्या है कि चीजों को सुखाना होता है, डब्बा बंदी करना होता है, रेफ्रिजरेशन करना होता है, पाश्चराइजेशन करना होता है, फ्रीजिंग करना होता है। इस प्रक्रियाओं के दौरान इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे दूध का पाश्चराइजेशन, फलों का जूस बनाना, अचार, जैम, पनीर, ब्रेड, इंस्टेंट नूडल, फ्रोजन फूड आदि, ये सब इसके उदाहरण है। ये सब फूड प्रोसेसिंग के उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य प्रसंस्करण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। अब कुछ तो ऐसे कारण होंगे जिसके कारण फूड प्रोसेसिंग किया जाता है, खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। तो देखिए, भोजन को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है, मतलब सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पोषण को बनाए रखने के लिए किया जाता है, खाद्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। पहले नंबर पे तो है भोजन का संरक्षण, लंबे समय तक उसको टिकाऊ बनाए रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण से जो भोजन के अंदर उपस्थित पौष्टिक तत्व होते हैं उसको भी बरकरार रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। भोज्य पदार्थ के अंदर बैक्टीरिया, फंगस और अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीव जो होता है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। उपभोक्ता की सुविधा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति इन चीजों को सेवन के लिए खरीदता है, जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उसके सुविधा के लिए किया जाता है। रेडी टू ईट और इंस्टेंट फूड की उपलब्धता उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक हो गई। आजकल के समय में क्या है कि कम समय में अगर भोज्य पदार्थ तैयार हो जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लोगों का इससे समय बचता है। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता की सुविधा के लिए भी इन चीजों का उपयोग किया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मूल्य वर्धक, वैल्यू एडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चे उत्पादों को अधिक आकर्षक, मतलब कि देखने से उसको ऐसा बनाया जाता है जिससे ग्राहक उसको पसंद करे, स्वादिष्ट बनाया जाता है जिससे बाजार में उनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है। तो इसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है, इस प्रकार से सजाया जाता है, इस प्रकार से कलरफुल बनाया जाता है कि लोग इसे आसानी से बाजार में देखते ही खरीद लें। मौसम के अनुसार उपलब्धता भी इंपॉर्टेंट है। मौसम के अनुसार उपलब्धता पर भी इसका काफी फूड प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर उन्हें पूरे वर्ष उपलब्ध करवाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरे साल मौसम के अनुसार उपलब्ध नहीं होता है, जैसे लीची की बात कर लें, आम की बात कर लें। बहुत सारे ऐसे मौसमी फल हैं जो हमेशा हमें प्राप्त नहीं होता। तो इस कारण से भी फूड प्रोसेसिंग किया जाता है कि लंबे समय तक, ये पूरे साल अगर कस्टमर पसंद करते हैं खाना तो उनको मिलता रहे। अब जैसे आम की बात कर लो तो आम के महीने में तो आप आम खा लेते हो, लेकिन पूरे साल के लिए आपके पास फ्रूटी है जो आपको आम का स्वाद दिलाता रहता है। आम का जैम है, फ्रोजन मटर है। अब मटर तो मौसम के अनुसार ही मिलता है,
लेकिन उसे जब फ्रिज में लंबे समय तक रखने के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो वो आपको सालों भर उपलब्ध होता है। आर्थिक विकास भी इसमें इम्पोर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करता है। ये जो फूड प्रोसेसिंग है, ये क्या करता है कि जो गांव में खेती करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कच्चे माल को उगाते हैं अपने खेतों में, उनके लिए कहीं ना कहीं एक कमाने का जरिया है, आधार है। उससे उनका क्या होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक विकास में उनको योगदान मिलता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य प्रसंस्करण के लाभ क्या क्या है। अगर फूड प्रोसेसिंग होता है तो इससे हम आम लोगों को क्या क्या बेनिफिट है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, भोजन की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। आप जो भी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके टिकने की क्षमता को, उनको अच्छी गुणवत्ता में बरकरार रहने की क्षमता को बढ़ाता है। लंबे समय तक ये खराब ही नहीं होने देता भोजन को, जिससे इसे दूर दराज के क्षेत्रों तक भेजा जा सकता है। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के जगहों पर भेजते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब होने की संभावना है, तो उसे आप बहुत दूर तक तो नहीं भेज सकते ना, वो जाते जाते ही खराब हो जाएगा। इस कारण से जब फूड प्रोसेसिंग होता है तो इसे बड़े दूर तक के क्षेत्रों में भी आसानी से बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए टमाटर का सॉस है, ये कई महीनों तक बॉटल के अंदर सुरक्षित होता है, पोषण स्तर बनाए रखता है। देखिए, कई प्रसंस्करण विधियां जैसे कि फ्रीज ड्राइंग खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन और खनिजों को सुरक्षित रखता है। अब जितने भी भोज्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व है वो बरकरार रहे। तो इसके लिए फ्रीजिंग किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है। उदाहरण के लिए दूध का पाश्चराइजेशन है, जो दूध को लंबे समय तक सुरक्षित बनाता है। आजकल के शहरों में आपने देखा होगा कि पैकेट वाली जो दूध आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है, तो उसे पाश्चराइजेशन किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके और कस्टमर को उसके अंदर सारे गुणवत्ता आसानी से प्राप्त हो सके, और उसका पोषक तत्व भी वो बनाए रखता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता में भी सुधार होता है। जो फूड प्रोसेसिंग होता है, इससे खाद्य सुरक्षा भी होता है, पोषण स्तर में भी सुधार होता है। प्रसंस्करण से भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया जो होता है और कीटाणु जो होते हैं, उसे समाप्त किया जाता है। जो फूड प्रोसेसिंग है, इसके माध्यम से भोज्य पदार्थों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को, फंगस को या अन्य किसी भी प्रकार के विषाक्त चीजों को समाप्त किया जाता है। इससे क्या होता है, खाद्य जनित बीमारियां कम होती है। अब ऐसे भोजन आप कर लो जिसके अंदर बैक्टीरिया है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में कोई खतरनाक रोग उत्पन्न हो जाए। लेकिन जब फूड प्रोसेसिंग होता है तो उससे उसके अंदर के बैक्टीरिया को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे पैक किया हुआ दूध कच्चे दूध की तुलना में अधिक सुरक्षित है। कच्चा दूध के सेवन करने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। हमने बचपन से घर में यही सुना है, कच्चे दूध को आपको पचाने में भी दिक्कत होगा। लेकिन वही दूध जब पाश्चराइजेशन हो जाता है तो उसके अंदर की बैक्टीरिया समाप्त हो जाती है, विषाक्त पदार्थें समाप्त हो जाती है और गुणवत्ता बरकरार बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को उपलब्ध करवाना। प्रसंस्करण जो होता है, प्रोसेसिंग जो होता है, उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे स्नैक्स है, डब्बा बंद भोजन है, फ्रोजन फूड्स है, इंस्टेंट मील है। तो ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। अलग अलग तरह की चीजें आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। आलू का चिप्स है, फ्रेंच फ्राई है, नमकीन के रूप में इसे बदला जाता है। आलू कच्चे, अगर आलू की बात कर लें तो उसी से हमारा फ्रेंच फ्राई वगैरह बनता है, आलू से ही चिप्स बनता है। तो इसके नियमों को बदल के इसके रूपों का रूपांतरण किया जाता है। उपभोक्ता के लिए सुविधा बढ़ाता है। अगर उपभोक्ता को ये रेडी टू ईट फूड, इंस्टेंट नूडल अगर प्राप्त हो जाए तो वो आसानी से अपने कम समय में भोज्य पदार्थों को तैयार करके भोजन कर सकते हैं। इंस्टेंट फूड और रेडी टू ईट उत्पादकों के कारण लोगों को भोजन बनाने में आजकल के समय में कम समय लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जीवन जो है वो बहुत अस्त व्यस्त हो गया है, लोग बहुत बिजी हो गए हैं। तो ऐसे में उन्हें भी क्या चाहिए कि कम समय में उनका भोजन तैयार हो जाए, ताकि वो ऑफिस, व्यापार, जहां भी जाते हो वहां तुरंत निकल जाए। उदाहरण के लिए इसमें आप इंस्टेंट नूडल, पैक्ड रोटी और माइक्रोवेव मिल्स वगैरह को लिख सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नंबर 6 पॉइंट है खाद्य अपव्यय, मतलब भोजन की बर्बादी। देखिए, अधिक समय तक भोजन को संरक्षित करके खाद्य अपव्यय को भी कम किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे घर में खाना तैयार हुआ है, भोजन तैयार हुआ है, अब भोजन में 4-5 रोटी हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, या फिर आटा एक्स्ट्रा बच गया, या फिर चावल एक्स्ट्रा बच गया, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, वो बदबू देने लगेगा, वो बासी हो जाएगा और उसका सेवन हम नहीं कर सकते।
उसके सेवन अगर हम कर लें अगर 1-2 दिन के बाद, तो वो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का काम करेगा। लेकिन अगर उसी खाद्य पदार्थ को हम अगर फ्रिज में रख लें तो वो 2-3 दिन तक सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए खराब होने वाले फलों से जैम, जूस और अचार को बनाना। तो ये क्या होता है, अगर इससे अगर हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो जो अपव्यय होता है, जो बर्बादी होता है खाने का, उसको भी कम किया जाता है। कृषि उत्पादों के उपयोग में वृद्धि। अब जब कच्चे माल से इतनी प्रकार के फूड प्रोसेस हो रहे हैं तो कच्चे माल का भी डिमांड बढ़ेगा। तो कृषि उत्पादों के उपयोग में वृद्धि हुआ, जो लोग आलू वगैरह उगाते हैं वो पहले से ज्यादा आलू उगाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जो है वो किसानों के उत्पादों की मांग को बढ़ाता है, जिससे उन्हें अधिक लाभ होता है, किसानों को ज्यादा फायदा होता है। उदाहरण के लिए टमाटर की फसल से केचप बनता है, सॉस बनता है। इसके अलावा आलू से उनका फ्रेंच फ्राई बनता है, चिप्स बनता है। तो ये किसानों को कहीं ना कहीं लाभ प्रदान करता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है खाद्य संरक्षण के विभिन्न तरीके जैसे कि ठंडा करना, सुखाना, डिब्बाबंदी को समझाना। अब फूड प्रोसेसिंग तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब संरक्षण के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। खाद्य संरक्षण जो है उसके विभिन्न तरीके हैं हमारे पास। हमारे भारत में भी अब बहुत अलग अलग तरीके हैं खाद्य को संरक्षित करने का। खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया है, वह तरीका है, वह प्रोसेस है जिससे भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित और उपयोग के योग्य रखा जाता है। लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जाता है, लंबे समय तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं। वह भोजन में क्या करता है, बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, एंजाइम और अन्य हानिकारक तत्वों को बचाने में मदद करता है, जिससे उसका पोषण, मूल्य और स्वाद बना रहता है। ये खाद्य संरक्षण के माध्यम से हम भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और इससे उनके अंदर के जो एंजाइम होते हैं, जो गुणवत्ता होता है, वो भी लंबे समय तक बना रहता है और उसका पोषण, मूल्य और स्वाद भी सेम टू सेम वैसा ही बना रहता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। खाद्य संरक्षण के प्रमुख तरीकों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। तो सबसे पहला तो है ठंडा करना, रेफ्रिजरेशन। 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेशन किसी भी प्रकार का ठंडा करने वाला मशीन हो उसके अंदर रखते हैं। भोजन को फ्रिज में ठंडा करके उसमें बैक्टीरिया और फंगस की वृद्धि को धीमा कर दिया जाता है, उसे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। 2 से 7 दिनों तक यह भोजन को सेम टू एज इट इज बनाए रखता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखता है, उसके स्वाद को बनाए रखता है, उसके रंग को बनाए रखता है। दूध, दही, हरी सब्जियां, फल, अंडे, पका हुआ भोजन इत्यादि को हम रेफ्रिजरेटर में रख के लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डीप फ्रीजिंग। अब ये फ्रीजर से थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है डीप फ्रीजिंग। इसमें -18 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक हम चीजों को ठंडा रखते हैं। भोजन को बहुत कम तापमान पर फ्रीज करने से सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, उसमें वो बढ़ते ही नहीं है। यह कई महीनों या फिर कई वर्षों तक चीजों को सुरक्षित रखता है। उदाहरण के लिए मांस, मछली, बटर, जमे हुए फल, सब्जियां, फ्रोजन जो भी चीजें हैं, इसको डीप फ्रीजिंग के माध्यम से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सुखाना भी एक तरीका है भोजन संरक्षण के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं कि सुखाने से भोजन में मौजूद जो नमी होता है, मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसे हटा देते हैं, जिससे बैक्टीरिया और फफूंदी उसके अंदर नहीं पनपते हैं। प्राकृतिक विधियां में आप मतलब धूप में सुखा सकते हैं। कृत्रिम विधियां में लोग आजकल के समय मशीन है, एयर ड्रायर है, जो उन चीजों को सुखाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अंजीर, किशमिश, मेवा, पापड़, सूखा नारियल, सूखे मशरूम, इन सभी चीजों को इन्हीं माध्यमों से सुखाया जाता है। डब्बा बंदी, भोजन को सीलबंद डब्बों या बोतलों में बंद करके गर्म किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। जब भोजन को डब्बे के अंदर बंद करके सील पैक किया जाता है तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मर जाते हैं और भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसमें एसिडिक खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर, अचार, जैम के लिए सिरका, साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ये सब वो केमिकल जो डब्बा बंदी करने में भोज्य पदार्थ को मदद करता है। उदाहरण के लिए अचार, जैम, जेली, टमाटर प्यूरी, डिब्बाबंद मटर, बीन्स, सूप इत्यादि इसके उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नमक और चीनी का उपयोग करके भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है।
देखिए, नमक डालकर अक्सर आपने अचार वगैरह को बनते हुए देखा होगा, जिसमें आम या फिर जिस भी प्रकार के आप अचार का निर्माण करते हैं, उस अचार को सबसे पहले नमक के अंदर डाला जाता है ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर को वो सोख ले, उसके अंदर के नमी को, पानी को वो सोख ले। और इससे क्या होता है, नमक के माध्यम से भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा चीनी डालकर भी संरक्षण किया जाता है। अधिक मात्रा में चीनी जो है वो जीवाणुओं को पनपने से रोकता है, बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है। उदाहरण के लिए जैम, जेली, मुरब्बा, गुलाब जामुन, सिरका, पेठा इत्यादियों में आपने देखा होगा ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसमें चीनी डालकर ही इनको संरक्षित किया जाता है। 5वें नंबर पे हम सिरके की बात कर लेते हैं। सिरके के द्वारा भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। सिरका अम्लीय होता है, खट्टा होता है, स्वाद में ये खट्टा होता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है और भोजन को सुरक्षित करता है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करता है। उदाहरण के लिए सब्जियों का अचार हो गया, कैरेट, मिर्च, प्याज, सॉस, केचप, इन सभी में सिरका का उपयोग करके इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है रसायनों द्वारा संरक्षण। भोजन में संरक्षक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीव को बढ़ने से रोकता है। अब क्या है कि मतलब बहुत तरह की चीजों के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है। अब रसायन जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। प्राकृतिक संरक्षक में नमक, चीनी, सिरका तो आपने पढ़ लिया। कृत्रिम में बात कर लो, वो सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबल सल्फाइड है। ये सब सॉस, जैम, केचप, स्नैक्स इत्यादियों में इसका उपयोग किया जाता है ताकि इनका जो सेल्फ लाइफ है उसको लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सके। धूम्रीकरण है, स्मोकिंग के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन को धुएं में सुखाया जाता है जिससे उनके प्राकृतिक संरक्षक गुण आ जाते हैं। यह मांस और मछलियों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद करता है। और उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, स्मोक्ड फिश है, स्मोक्ड मीट है, ये सारी चीजों को धुएं के माध्यम से, स्मोक के माध्यम से सुखा के इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है विकिरण। ये महत्वपूर्ण रहेगा 1 नंबर के लिए, क्योंकि ये कुछ नया टॉपिक है आपके होम साइंस में कि विकिरण क्या होता है, रेडिएशन से कैसे आप खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। गामा किरणें या फिर एक्सरे या फिर इलेक्ट्रॉन बीम का भी उपयोग करके, ये सब एक प्रकार की लाइटें हैं, किरणें हैं जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। इससे क्या होता है, भोजन के अंदर जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट किया जाता है या भोजन को बिना किसी रासायनिक परिवर्तन से अधिक समय तक सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन इसके अंदर जरूरत नहीं होता। ये बस गामा किरणें, एक्सरे किरणें या फिर बीम के माध्यम से भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। उदाहरण के लिए प्याज, आलू, मसाले, मांस, अनाज को इन माध्यमों से भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा कहता है खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। मतलब कि ये फूड टेक्नोलॉजी जो है, जो खाने से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी आजकल के समय में हमारे समाज में चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है, हमारे राज्य में चल रहा है, इसका महत्व क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो आप खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में देख लो कि होता क्या है, फूड टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है, ये भी एक साइंस का शाखा है जिसमें आधुनिक तकनीकों और नवीनतम तरीकों का उपयोग करके भोजन को सुरक्षित रखा जाता है। इसके अंदर के पौष्टिक को बरकरार रखा जाता है, स्वादिष्ट रखा जाता है, दीर्घकालीन रूप से संरक्षित और पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण को इसमें ध्यान दिया जाता है। अब फूड जो टेक्नोलॉजी है ये आपके भोज्य पदार्थ को संरक्षित भी रखता है, उसके क्वालिटी को भी मेंटेन करता है, पैकेजिंग भी करता है, लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये फूड टेक्नोलॉजी है। हम अगर बात करें दैनिक जीवन में खाद्य प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में, तो सबसे पहले नंबर पे आता है भोजन की सेल्फ लाइफ। भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में फूड टेक्नोलॉजी जो है वो काफी मददगार होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित और ताजा रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए दूध को पाश्चराइजेशन तकनीक से खराब होने से बचाया जाता है। जब दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है तो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और खराब होने से भी बचाया जाता है। जैसे पैक्ड ब्रेड है, बिस्कुट है, जो कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। दूसरे पे है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। खाद्य प्रौद्योगिकी जो है वो बैक्टीरिया, फंगस और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके भोजन को सुरक्षित करता है। जो भी भोज्य पदार्थ हम करते हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित करता है। उदाहरण के लिए रेडी टू ईट फूड है जो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। खाद्य पदार्थों को
पैकिंग से पहले गामा रेडिएशन से कीटाणुओं को मुक्त करवाया जाता है। मैंने अभी पहले वाले स्लाइड में बताया था, एक्सरे किरण है, गामा किरण है, बीम लाइट है, जिसके माध्यम से भोज्य पदार्थों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उसको नष्ट किया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में हमारे पास कहता है सुविधा और समय की बचत होती है। क्या होता है कि खाद्य प्रौद्योगिकी के कारण हमें बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ मिल जाते हैं जो बड़े कम समय में अपने घरों में तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है, हम बहुत जल्दी अपने भोज्य पदार्थों को तैयार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टेंट नूडल्स है, रेडी टू ईट फूड बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्नैक्स हैं। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो छात्र हैं या फिर कोई जॉब वगैरह करते हैं जहां पर उनको बहुत जल्दी पहुंचना होता है, तो ऐसे लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भोजन में सुधार और स्वास्थ्य लाभ भी है। आधुनिक तकनीक से, अभी के समय जो टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनको किसी प्रकार की हानि न हो, खाने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ रहे। उदाहरण के लिए फोर्टिफाइड फूड्स है, जैसे फोर्टिफाइड आटा है, इसमें अलग से इनके लिए विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, ये सारी चीजें अलग से डाली जाती है। बेबी फूड है, बच्चों के लिए दूध है, खाने की चीजें हैं जिसमें उनकी गुणवत्ता, पोषक तत्वों का ध्यान रखा जाता है कि एक बच्चे को किस प्रकार के चीजों की जरूरत होती है, किस प्रकार के खान पान की जरूरत होती है, किस प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये सब चीजों का इस पे ध्यान रखा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। खाद्य अपव्यय, हमने पहले भी बात किया है कि भोजन की बर्बादी से भी हम इसको बचाते हैं। तो आप भोजन जब हमारे पास सुरक्षित रखने का जरिया हो जाता है, हमारे पास तरीका हो जाता है, हमें पता होता है कि हम कैसे भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि भोजन बर्बाद नहीं होता और भोजन बर्बाद होना भी नहीं चाहिए। क्या होता था पहले के समय में भी, भोजन बर्बाद नहीं होता था, लोग बड़े होशियार होते थे, इतना ही बनाते थे जितना वो खाते थे। अभी के समय में कई बार कई घरों में, मेरे ही घरों की बात कर लो, कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ बच जाता है। अब कब मुझे कितना खाना है ये मुझे भी नहीं पता होता, कब कितनी भूख है आपको भी नहीं पता होता होगा। तो व्यक्ति कोई नपा तुला खाना तो खाता नहीं कि 100 ग्राम चावल ही हमें खाना है तो अब घर में 100 ग्राम चावल नापा जाएगा फिर उसे बनाया जाएगा। थोड़ा सा अगर भोज्य पदार्थ बच जाता है तो उसे हम फ्रिज वगैरह में रख के सुरक्षित रखते हैं, तो इससे भोजन का अपव्यय मतलब बर्बादी नहीं होता है। खाद्य विविधता और नए उत्पादों का विकास। देखिए, खाद्य प्रौद्योगिकी के कारण हमें नए नए और स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ मिल रहे हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीजें तैयार की जा रही है, तो ये बुरी नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते ये खराब है, हमारे शरीर को हानिकारक करता है। आपको शरीर को हानिकारक करता भी है तो आप ऐसे भोज्य पदार्थ जैसे कि जंक फूड हो गया, बाहर के तले भुने चीजों का सेवन न करें, क्योंकि इस प्रकार के टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए चीजों में पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें मौजूद होती है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, आपके सेहत का ख्याल रखा जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उद्योग में विभिन्न प्रकार के फ्लेवर वाले दूध हैं, योगर्ट है, चीज विकसित किए गए हैं। प्लांट आधारित मांस, डेयरी और बहुत सारे ऐसी चीजें बनाए गए हैं जो आज के समय में व्यक्ति धड़ल्ले से उपयोग कर रहा है और उनके स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी प्रोडक्टों के अंदर उन सारी चीजों के मानकों का खास ख्याल रखा जाता है जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य पैकेजिंग और वितरण। आधुनिक पैकेजिंग तकनीकें भोजन को सुरक्षित और आकर्षक बनाती है। आज के समय में देखो कि डब्बा इतनी शानदार आने लगी है, इतनी अच्छी पैकेजिंग आने लगी है कि पैकेजिंग देख के भी कभी कभी खाने का मन करता है। तो पैकेजिंग इतने अच्छे होने लगे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इतने रंग बिरंगे डिटेलिंग, उसके डिजाइन, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको आकर्षक बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। उदाहरण के लिए टेट्रा पैक है, जूस कई महीनों तक इसमें, दूध और जूस कई महीनों तक इसमें सुरक्षित रखता है। वैक्यूम सीलिंग से क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स और नमकीन को लंबे समय तक ताजा बनाए रखा जाता है, जिससे अब बाहर के एयर टाइट कंटेनर होता है वो, तो बाहर के हवा से उसका कोई असर ही नहीं होता है, तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, फंगस या किसी प्रकार के विषाक्त पदार्थों के उत्पन्न होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है किसी एक पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, जैसे अचार बनाना हो गया या दही जमाना हो गया, इसको आप विस्तार से बताइए। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को अभी के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से जो हमारा पारंपरिक तरीका है, जैसे अचार बनाना, आज भी हमारे घरों में अचार जो है वो पारंपरिक तरीकों से ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम मशीन ले आए हैं। अब जो कंपनियां हैं जो बड़े स्तर पे अचार बनाती हैं, वो पारंपरिक तरीकों से नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है, मेहनत लगता है। लेकिन हम जो अपने घर में आम का अचार खाते हैं, कैरोट का खाते हैं, गाजर का खाते हैं,
तो ये सारी चीजें जो है ये पारंपरिक तरीकों से ही बनाया जाता है, उसी के बारे में बात करना है। अचार को पिकल्स कहते हैं। भारत की एक पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीक है जिसका उपयोग भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह विधि खाद्य पदार्थों को नमक, तेल, सिरका और मसालों में संरक्षित करने पर आधारित होती है। अचार न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें कुछ हद तक प्राकृतिक किण्वन भी होता है जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या आपके पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अचार अगर बनाने की प्रक्रिया जाननी है तो आपको सामग्री का चयन करना होगा, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। अचार बनाने के लिए मुख्य रूप से आपको आम, नींबू, मिर्च, गाजर, गोभी, अदरक या आंवला का चयन किया जाता है। मतलब अलग अलग तरीकों का अचार आप बना सकते हैं। आम का अचार बना सकते हैं, आंवला का, नींबू का, गाजर का, मिर्च का, गोभी का, कैरोट का, अदरक का, लहसुन का, किसी भी चीज का अचार बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह धोकर सुखा लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि अचार में नमी न रहे और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अब इसमें संरक्षण के लिए आपको अचार को खराब होने से बचाने के लिए नमक, तेल, सिरका और मसाले डाले जाते हैं ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। नमक क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। तेल जो है वो अचार को हवा के संपर्क से बचाता है और सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है। सिरका क्या करता है, ये स्वाद में खट्टा होता है तो ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है, बैक्टीरिया को चीजों में बढ़ने नहीं देता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं मसाले और स्वाद बढ़ाने वाले तत्व। अब अचार है तो आपको पता है वो स्वादिष्ट ही होता है, तो उसमें आपको सरसों का बीज जिसे राई कहते हैं, सौंफ, मेथी, हल्दी, हींग और लाल मिर्च जैसे मसाले मिलाए जाते हैं जो अचार को स्वादिष्ट बनाते हैं और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो अचार को स्वादिष्ट बनाने में मदद करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मिश्रण और परिपक्वता। अचार को बड़े जार या मिट्टी के बर्तन में भरकर स्टोर किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित हो, जिससे वो अच्छी तरह पककर तैयार हो जाए। अब इस बर्तन को हम क्या करते हैं, तेल वगैरह डाल के या फिर जितने मसाले वगैरह हैं उसको डाल के धूप में 14 से 15 दिन तक सुखाते भी है ताकि वह धूप के अंदर, सनलाइट के अंदर, मसालों के अंदर, तेल के अंदर अच्छे से पके और उससे उसका स्वादिष्ट होना और बढ़ जाता है। किण्वन भी होता है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। धूप में रखने से क्या होता है, प्राकृतिक किण्वन होता है, ऑलरेडी हमने बता दिया है। और अचार का स्वाद बेहतर भी होता है, वह लंबे समय तक सुरक्षित भी होता है। 7 से 15 दिन तक इसे धूप में रखा जाता है, पकाया जाता है और इसे समय समय पर हिलाया भी जाता है ताकि इसके अंदर मसालों का समान वितरण हो सके। अचार संरक्षण में पारंपरिक तरीकों में सूर्य की गर्मी का उपयोग किया जाता है। अचार कई दिनों तक धूप में रखा जाता है जिससे उसकी नमी कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है और वो जल्दी फिर खराब नहीं होता है। मिट्टी या कांच के बर्तन का उपयोग करते हैं। पारंपरिक तरीकों से हम मिट्टी के घड़े या कांच के बर्तन, शीशे का बर्तन उपयोग करते हैं उसको स्टोर करने के लिए ताकि यह इसके अंदर नमी को नियंत्रण में रख सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है तेल में डुबो कर रखना। अचार को सरसों के तेल में पूरी तरह डुबो दिया जाता है जिससे यह हवा के संपर्क में नहीं आता और सुरक्षित रहता है। जब हवा के संपर्क में नहीं आएगा तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। प्रोबायोटिक्स होता है जो पाचन में सुधार करता है। एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, शरीर में फ्री रेडिकल को कम करता है। फाइबर भी इसके अंदर होता है जो आंतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। स्वास्थ्य लाभ क्या है, यदि आप अचार का उपयोग करते हो तो स्वास्थ्य के प्रति क्या लाभ है इसके, तो प्राकृतिक बायोटिक्स के कारण पाचन के अंदर सुधार होता है। आपके भोजन करने के बाद जो पाचन प्रक्रिया होती है उसमें सुधार देखने को मिलता है। मसालों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को रोगों से बचाता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपको रोग से सुरक्षित रखता है। भूख बढ़ाने और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक होता है। नींबू और आंवला जैसे अचार विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कहता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कैरियर के अवसरों पर चर्चा कीजिए। अगर आप फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपने व्यापार या नौकरी को देखना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो खाद्य प्रसंस्करण, आपको मैंने पहले ही बताया कि लंबे समय तक भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, ये सब जो है वो खाद्य प्रोसेसिंग है। इसमें इस क्षेत्र में कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, खाद्य सुरक्षा मानक है, नवाचार है,
जिसके कारण कैरियर का कई शानदार मौका आपको इसके अंदर मिलता है। आप कई जगहों पर इसके अंदर जॉब वगैरह, नौकरी, व्यापार सब कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूं कि प्रमुख कैरियर विकल्प क्या है। तो आप खाद्य टेक्नीशियन बन सकते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, गुणवत्ता, प्रसंस्करण तरीकों पे काम करना होता है। ये कई प्रकार के नई नई संरक्षण विधियों को विकसित करने में मदद करता है। इसमें योग्यता क्या चाहिए? आप बीटेक, एमटेक होने चाहिए। आपको डिग्री तो जरूरी है ना, अगर आप नौकरी करने जाते हो तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब आपको इसको मतलब कहाँ नौकरी मिल सकता है? तो नेस्ले, अमूल, डाबर, ब्रिटानिया, आईटीसी, पेप्सिको आदि कंपनी में आप यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। खाद्य गुणवत्ता नियंत्रक के रूप में आप काम कर सकते हो, जैसे कि फैसी, आईएसओ, हैप, एफडीए की जांच के अंदर जो ये सब जो फूड को जांच करते हैं, उसको अपने लैब में ले जाके काम करते हैं, चेक करते हैं कि इसकी गुणवत्ता मानक सही है कि नहीं, वहां भी काम कर सकते हो। ये आपको बीएससी और एमएससी की डिग्री चाहिए यहाँ पे, और आपको एफएससी या डब्ल्यूएचओ, बीआईएस जैसे बड़े बड़े संस्थानों में, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी करने का मौका प्राप्त हो सकता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधक के रूप में काम कर सकते हो। देखिए, फूड प्रोसेसिंग मैनेजर होता है, ये क्या करता है? योजना बनाता है, मशीनरी संचालन और उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि ये अपने कंपनी के अंदर मैनेजर, मतलब कि कंपनी सही से चल रही है कि नहीं, मशीनें सही से चल रही है कि नहीं, लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, ऐसे जगहों पे भी आप काम कर सकते हो। बीटेक और एमटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आप यहाँ पे डेयरी में, डेयरी उद्योग जो होता है, अनाज प्रसंस्करण जो कंपनियां होती है, वहां पे आप काम कर सकते हो। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि FSSAI है, FDA है, ISO है, इनके अंदर निरीक्षण के रूप में, चेकिंग करने वाले लोगों के रूप में, ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको बीएससी और एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। आप इसमें सरकारी विभाग में भी, गैर सरकारी विभाग में भी, प्राइवेट कंपनियों में भी काम कर सकते हो, फैसी या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग में काम कर सकते हो। ये सब आपके रोजगार के वो विकल्प है जहां पे आप इनके माध्यम से नौकरी कर सकते हो। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। खाद्य अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में काम कर सकते हो। देखो, फूड रिसर्च साइंटिस्ट का भी आजकल के समय में बहुत अहम भूमिका होती है, बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब है ये। इसमें क्या होता है कि खाद्य उत्पादकों के विकास, पोषण मूल्य सुधार और खाद्य सुरक्षा पर अनुसंधान करने वाले के रूप में आप काम कर सकते हो। एमएससी और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और आपको नौकरी मिलेगा CSIR, ICAR, CFTRI जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। अगला पॉइंट हमारा कहता है न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के रूप में काम कर सकते हो। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए स्वास्थ्य और पोषण युक्त खाद्य उत्पादकों के विकास के रूप में आपको जॉब मिल जाएगी। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और हॉस्पिटल लाइट्स डेली स्नैक्स निर्माण में आपको नौकरी मिल जाएगी। डिग्री क्या चाहिए? बीएससी, एमएससी की डिग्री चाहिए। हेल्थ केयर सेक्टर, एफएमसीजी कंपनी, जिम और फिटनेस इंडस्ट्री वगैरह में आपको आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। खाद्य उद्यमी के रूप में आप काम कर सकते हो। देखिए, अपने स्वयं के फूड स्टार्टअप या प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर सकते हो। अपने खुद के लिए आप स्टार्टअप करके फूड प्रोसेसिंग कर सकते हो। नए ब्रांड के किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण कर सकते हो। फूड बिजनेस मैनेजमेंट में आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और आपको स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जो MSME है, इन सब से आपको लोन वगैरह, पैसे वगैरह सरकार की तरफ से मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य कैरियर विकल्प भी है। आप फूड ब्लॉगर बन सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हो, पैकेजिंग विशेषज्ञ बन सकते हो, खाद्य आयात निर्यात विशेषज्ञ बन सकते हो, और ये सब भी आजकल के समय ट्रेंडिंग में भी है। फूड ब्लॉगर, क्रिटिक्स, किसी भी खाद्य पदार्थों के बारे में अपनी जानकारी देना, राय देना, अच्छा है या नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, इन चीजों के बारे में सब जानकारी देते हैं। तो ये भी कैरियर विकल्प ही है जहां पे आप अपने रोजगार को ढूंढ सकते हो। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भविष्य की संभावना में आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब ये सैलरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें संलग्न है कि आप किस प्रकार के नौकरी में किस प्रकार की सैलरी को प्राप्त कर सकते हो। बस लास्ट वाला जो है उद्यमी, तो ये तो अपना बिजनेस है, इसमें असीमित है, मतलब कि क्या आएगा नहीं आएगा ये आपके बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है, असीमित होता है, इसमें कोई मतलब लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही कमाई होगा, तो ये अनलिमिटेड होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य गुणवत्ता क्या होती है। खाद्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। फूड का जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो क्या होता है,
और इसको गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए कौन कौन से फैक्टर महत्वपूर्ण है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम खाद्य गुणवत्ता के बारे में जानते हैं कि खाद्य गुणवत्ता क्या होता है। खाद्य गुणवत्ता का अर्थ उन विशेषताओं से है, उन क्वालिटी से है जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित भी रखता है, उसके पौष्टिक तत्वों को बरकरार रखता है, उसको स्वादिष्ट बनाए रखने में मदद करता है, उपभोग के लिए उपयुक्त बनाता है। यह खाद्य पदार्थ की स्वच्छता, पोषण मूल्य, बनावट, रंग, गंध और स्वाद जैसे पहलुओं पर निर्भर करता है। मतलब ये सारी चीजें जो है वो खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करेंगे खाद्य गुणवत्ता सुरक्षित सुनिश्चित करने के कौन कौन से मुख्य कारक है, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखिए, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जो है वो इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों को स्वच्छता के साथ तैयार करना, संग्रहित करना आवश्यक है। हम जहां भी खाद्य पदार्थों को तैयार कर रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जो व्यक्ति उसको बना रहे हैं उनके हाथ में ग्लव्स, सर में टोपी, दस्ताने वगैरह इन सभी चीजों का उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचा जा सके। इसके अलावा मिलावट रहित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के विषाक्त पदार्थों का मिलावट नहीं होना चाहिए, हानिकारक मिलावट नहीं होना चाहिए जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सके, उनकी तबीयत खराब हो जाए। इसके अलावा पोषक मानक भी जरूरी है। खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर संतुलित मात्रा में होना चाहिए ताकि जो उपभोक्ता है, जो खाने वाले व्यक्ति हैं, उनके शरीर में वो सारी चीजें उपलब्ध हो सके जो एक भोज्य पदार्थ के बाद होनी चाहिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, संग्रहण और पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो खाद्य पदार्थों को सही तापमान और आर्द्रता में संग्रहित करना आवश्यक है। सही टेम्परेचर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रसंस्करण और निर्माण तकनीक भी इंपॉर्टेंट है। खाद्य निर्माण और प्रसंस्करण की विधि गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिक तापमान से भी भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, गलत प्रसंस्करण से भी भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, रसायनों का अधिक उपयोग से भी भोजन प्रभावित होता है। FSSAI और अन्य मानकों के पालन की अगर हम बात कर लें तो खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक फैसी, ISO, एग मार्क का पालन करना आवश्यक है। इनके द्वारा बनाए गए रूल, रेगुलेशन, मानक ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के अनुसार कंपनियों को अपने प्रोडक्टों का निर्माण करना चाहिए। रंग, गंध और स्वाद का भी ध्यान देना है। खाद्य पदार्थों का प्राकृतिक रंग, गंध और स्वाद उचित होना चाहिए जिससे उपभोक्ता को इसके सेवन करने से संतुष्टि हो। ये नहीं कि हम आम के जूस को पीने जा रहे हैं और उसमें हमें संतरा का स्वाद आ रहा है, तो इससे उपभोक्ता भड़क जाएगा, वो कंप्लेन कर देगा, उसको परेशानी हो जाएगी। तो संतुष्टि भी बहुत बड़ी चीजें होती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी क्या है। खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए। देखिए, खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी भोज्य पदार्थ हम करते हैं उसकी सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता विषाक्त रहित हो, मिलावट रहित हो, विषाणु रहित हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम खाद्य सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा होता क्या है। देखिए, खाद्य सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि भोजन स्वच्छ है, मिलावट रहित है, हानिकारक नहीं है, बैक्टीरिया रहित है, विषाक्त पदार्थ या रसायनों से मुक्त है, ताकि इसके खाने से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य समस्या नहीं होना चाहिए, इंसान के शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है जिससे फूड पॉइजनिंग, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके। कई बार होता है कि विषाक्त भोजन के खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। शरीर के अंदर भोजन, गलत भोजन करने से डायरिया, मतलब लूज मोशन, उल्टी, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के उपाय के बारे में देख लीजिए। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। भोजन पकाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। नाखून छोटे होने चाहिए। भोजन बनाते समय दस्ताने और मास्क का उपयोग जरूर करें। इससे क्या होगा कि खाद्य की स्वच्छता बनी रहेगी, खाद्य स्वच्छ होगा और उसके सेवन करने से आपके शरीर में बीमारियां नहीं होगी। दूसरा पॉइंट कहता है खाद्य पदार्थों के सही तरीके से सफाई। जो भी भोज्य पदार्थ आप सेवन करने जा रहे हो, चाहे वो फल, सब्जी, दाल हो, अच्छी तरह उसको धो लें। कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग अलग रखें। अगर कोई भोज्य पदार्थ आपने पका लिया है, उसे ऑलरेडी हमने खाने के लिए तैयार कर लिया है, तो उसे अलग रखें और कच्चे खाद्य पदार्थों को अलग रखें ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो,
उनकी गुणवत्ता आपस में शेयर ना हो। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों का उचित भंडारण होना चाहिए। भोजन को सही तापमान पर स्टोर करें। रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री से कम और गर्म भोजन को 60 डिग्री से अधिक पर रखें। जब भी हम खाद्य पदार्थों को स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटर में आपको रखना है तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम और गर्म भोजन को 60 डिग्री से अधिक पर रखें। खुले खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। तो ये सारी चीजें जो है इसके गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। सही तापमान पर पकाना, भोज्य पदार्थों को सही टेम्परेचर पर पकाना भी महत्वपूर्ण है। मांस, अंडे और अन्य खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर पकाएं ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। यदि खाद्य पदार्थों को हम उचित टेम्परेचर पर पकाते हैं तो उसके अंदर के बैक्टीरिया को समाप्त किया जा सकता है। 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भोजन पकाने से हानिकारक जीवाणु खत्म हो जाते हैं। 75 डिग्री टेम्परेचर से यदि अधिक पर आप भोजन को पकाते हो तो उसके अंदर की बैक्टीरियाएं समाप्त हो जाती है। मिलावटी भोजन से आपको बच के रहना है। स्थानीय और विश्वसनीय स्रोतों से ही आपको चीजों को खरीदना है, जो आपको लंबे समय से जिस दुकान से आप चीजों को खरीद रहे हो, जिससे आपको लगता है कि अच्छा आदमी है, ये मिलावट नहीं कर सकता है, उसी से आपको सामान को खरीदना है। FSSAI प्रमाणित उत्पादों का ही उपयोग करें। जिसपे ये लेबल लगा हो फैसी का, उसका आप घर पे उसको लाके उपयोग करो। घर पर भी शुद्धता जांचने के लिए साधारण परीक्षण करें, जैसे दूध में पानी की मिलावट कैसे करेंगे वो हमने पहले भी पढ़ा है। हल्दी में मिलाए जाने वाले कृत्रिम रंगों की पहचान कैसे करेंगे, इन सभी चीजों का आप घर पे भी पहचान कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कीट और संक्रमण से बचाव करना है। रसोई घर को साफ रखें, सूखा रखें ताकि कीटाणु, कीड़े मकोड़े ना आए। कूड़ेदान को हमेशा ढक कर रखें। सुरक्षित पानी का उपयोग करें। फिल्टर्ड पानी नहीं है तो पानी को उबाल कर पिए। भोजन पकाने और बर्तन धोने के लिए स्वच्छ पानी का ही उपयोग करें। खास सुरक्षा नियमों का पालन करें। फैसी, WHO, HACCP जैसे खास सुरक्षा मानक है, इनके लेवल को देख के ही आप चीजों को खरीदें। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छता मानकों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भोजन करने आते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो इनको भी स्वच्छता का सही ध्यान रखना जरूरी है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है FSSAI क्या है, यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्य करता है। फैसी जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। क्या होता है फैसी, ये देख लीजिए। ये भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक सरकारी संगठन है, एक गवर्नमेंट का पार्ट है, जो भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों को सुनिश्चित करता है। यह संगठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत स्थापित किया गया था, इसका निर्माण किया गया था ताकि ये भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का निरीक्षण कर सके। फैसी का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को मिलावट रहित, पौष्टिक और स्वच्छ खाद्य पदार्थ मिले। फैसी जो है वो मुख्य रूप से क्या काम करता है, जो भी भोजन हम करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं, उसके अंदर मिलावट को चेक करता है, उसके पार्ट को अपने प्रयोगशाला में जाके एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ इसमें ऐसे केमिकल तो नहीं है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के अंदर कोई चीजें तो नहीं है जो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इन सभी चीजों की जांच पड़ताल जो है वो FSSAI के द्वारा किया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है फैसी जो है वो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। वो उसकी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने में क्या क्या काम करता है, इसको देख लेते हैं। खाद्य मानकों का निर्धारण करता है कि किस पैमाने पर आपको भोज्य पदार्थों का या फूड प्रोसेसिंग या पैकेजिंग फूड का निर्माण करना है, तो उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए मानक निर्धारित करता है कौन, फैसी। यह मानक अंतरराष्ट्रीय संगठन WHO, कोडेक्स या ISO के दिशा निर्देश पर आधारित होता है। ये जो अंतरराष्ट्रीय मानक है, जो इंटरनेशनल मानक है, उसके पैमाने पर फैसी भी अपने यहाँ अपनी कंपनियों को, अपने खाद्य उद्यमी को यह निर्धारित करने का मौका देता है कि आपको इन्हीं लेवल पे भोज्य पदार्थों का निर्माण करना है। खाद्य व्यवसायों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग भी करता है। जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं जो खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है, उसको लाइसेंस देता है, उनके व्यवसायों को सुगठित करता है, चेक करता है, निरीक्षण करता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य पदार्थों की जांच और निरीक्षण भी करना। जितने भी खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है ना, उसकी जांच करना, गुणवत्ता चेक करना, स्वच्छता चेक करना, ये भी फैसी के अंदर आता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से बाजारों, रेस्टोरेंट और होटलों का निरीक्षण किया जाता है। ये जो फूड ऑफिसर्स होते हैं, ये अक्सर मार्केट में खुल रहे दुकान जो होते हैं जहाँ पे भोज्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उसको चेक करते हैं, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को चेक करते हैं, मिलावट की रोकथाम करते हैं, किसी प्रकार के मिलावटी वस्तुओं को रोकने का काम करते हैं, मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कानूनी कार्रवाई करता है। यह कोई खाद्य उत्पाद मिलावटी पाया जाता है तो उसे बाजार से हटाने और दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना या फिर जेल भी करवा सकता है। अगर कोई ऐसा होटल है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे मिलावटी खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, ग्राहकों को विषाक्त खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, तो उनके लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है। उनको दोषी पाए जाने पर उन पर जुर्माना या उनको जेल भी हो सकता है। ये सारे काम जो है वो फैक्सी के होते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है उपभोक्ताओं को जागरूक करना। देखिए, बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जैसे कि ईट राइट इंडिया, सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड, ये अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में जागरूक करता है, आम लोगों को भी जागरूक करने का काम करता है। उपभोक्ता फैक्सी हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर उपभोक्ता को कभी लगता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, उनको गलत खाद्य पदार्थ दिया गया है, तो वो फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके उसके बारे में रिपोर्ट दे सकते हैं। खाद्य प्रयोगशाला का संचालन देख लीजिए, देश भर में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खाद्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से खाद्य पदार्थों की वैज्ञानिक जांच करता है। जितने भी लेबोरेटरी हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट वाले जगह हैं, वहां पे भोज्य पदार्थों का चेक करना यह भी फैक्सी का काम है। यह सुनिश्चित करता है कि रसायन, कीटनाशक, अवशेष, भारी धातु, जीवाणु संक्रमण आदि खाद्य पदार्थों में नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें पाई जाती है तो उन पदार्थों को बैन कर दिया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करना। खाने से जुड़े हुए जितने भी नियम, कानून, नीति हैं, इनको भी लागू करने का काम फैक्सी के द्वारा किया जाता है। यदि कोई व्यवसाय मानकों का उल्लंघन करता है, कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी होटल, रेस्टोरेंट अगर इनके मानकों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। फैक्सी का लोगो और लाइसेंस नंबर कैसे पहचाने, ये भी जानना जरूरी है। फैक्सी प्रमाणित उत्पादों पर 5 अंकों का लोगो और 14 अंकों का लाइसेंस होता है। यदि आप इस नंबर के माध्यम से इनके वेबसाइट पे जाओ और इस नंबर को डालो तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का ब्रांड है और फैक्सी से कब इसको लाइसेंस मिला था। इनके आधिकारिक वेबसाइट पर इस नंबर से लाइसेंस को सत्यापित किया जा सकता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है खाद्य पदार्थों में मिलावट क्या है? आम खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली मिलावटों के कुछ उदाहरण दीजिए। भोज्य पदार्थों में जो मिलावट किया जाता है, जो मिक्सिंग की जाती है, जो गड़बड़ियां की जाती है, वो क्या है? तो देखिए, वह प्रक्रिया है जिसमें अस्वास्थ्यकर, निम्न गुणवत्ता वाले या हानिकारक पदार्थ खाद्य उत्पादों में मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में ऐसे चीजों को मिला दिया जाता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये मिलावट कभी कभी जानबूझकर या कभी कभी गलती से भी हो सकता है। मिलावट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। पैसे कमाने के लिए लोग चीजों में मिलावट करते हैं। लागत घटाना, खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाना होता है, लेकिन इससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर पड़ता है। जो इसके उपयोग करने वाले लोग होते हैं उनके जीवन में इसका गंभीर असर पड़ता है, जैसे खाद्य विषाक्त, पेट की बीमारियां, हृदय रोग, कैंसर, किडनी फ्लोर एलर्जी, मतलब किडनी का फेल्योर हो जाना, कैंसर होना, स्किन एलर्जी होना। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट होने के कारण होता है। अब हम बात करेंगे आम खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली मिलावट और उसके उदाहरण। दूध और दूध से बने उत्पाद में पानी, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, स्टार्च, यूरिया इत्यादि मिलाया जाता है। ये कहीं ना कहीं अपच, पेट दर्द, किडनी और लीवर को नुकसान करता है। घी और तेल में आर्गेमोन तेल, मिनरल्स ऑयल, वसा रहित पदार्थ मिलाया जाता है। यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों की समस्याओं को उत्पन्न करता है। मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर में लोग पिसा हुआ ईंट का चूर्ण मिलाते हैं, पीला रंग मिलाते हैं, लाल रंग मिलाते हैं। यह पेट की बीमारियों को बढ़ाता है, कैंसर को बढ़ाता है, लीवर डैमेज कर देता है। चाय और कॉफी की बात करें तो आयरन फिलिंग्स, रंग, टर्मिनल पाउडर इत्यादियों को मिलाया जाता है। ये पाचन संबंधी समस्याएं, आंतों की बीमारियों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि चावल और गेहूं में मिलावट है, फल और सब्जियों में मिलावट है, मिठाइयों में मिलावट है, फलों के रस और सॉफ्ट ड्रिंक में मिलावट है, नमक में मिलावट है। ये सारी चीजें इसके अंदर मिलाई जाती है और इससे ये सारी बीमारियां होती है। तो ये मिलावट जो है, ये अभी के समय में हमारे समाज में एक प्रकार का ऐसा दोष उत्पन्न हो गया है। जो व्यापारी लोग होते हैं, जो इन चीजों का विक्रेता होते हैं,
वो अपने फायदे कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए इन सभी खाद्य पदार्थों में ऐसे मिलावटी पदार्थों को मिलाते हैं जिससे उनको तो लाभ होता है, लेकिन उपभोक्ता जो होते हैं उनके शरीर में कई प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आज पूरे भारत में आप देख लो कितने परसेंट लोगों को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, किडनी संबंधी समस्या है, फेफड़े संबंधी समस्याएं हैं। तो ये सारी चीजें आती कहाँ से? ये सारी चीजें आती है गलत प्रकार के भोज्य पदार्थों के सेवन करने से, मिलावटी भोज्य पदार्थों के सेवन करने से। खाद्य मिलावट की पहचान करने के घरेलू तरीके, ये चीजें घर की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिलावटी भोजन तो आप भी कर रहे हो। तो देखिए, दूध में अगर पानी मिला हुआ है तो दूध की कुछ बूंदे चिकनी सतह पर डालें। यदि दूध तेजी से बहने लगे तो इसका मतलब है उसके पानी में, दूध में पानी मिला हो सकता है। अक्सर हम जो दिल्ली वगैरह में, हम अगर दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे अगर आप दूध की बूंदे डालो तो वो बहेगा ही बहेगा, तो मतलब साफ पता चलता है कि उसके अंदर पानी मिलाया गया है। अब आप ये समझो कि आज पूरा भारत दूध तो पीता ही है, हर घर में दूध किसी न किसी रूप में जाता है, चाहे वो चाय के लिए जाए, बच्चों के लिए जाए, बूढ़ों के लिए जाए, बीमार व्यक्तियों के लिए जाए। तो इतने सारे दूध का डिमांड अगर भारत पूरा कर रहा है, लेकिन मवेशी की कमी है, गाय, भैंस, बकरी जो है ही नहीं इतने सारे, ये दूध आता कहाँ से? तो मैंने पहले स्लाइड में बताया ना, यही है, सिंथेटिक डिटर्जेंट, यूरिया इत्यादियों के माध्यम से ये दूध बनाए जाते हैं। और जिस दूध को हम सेवन करते हैं अपने सेहत को बनाने के लिए, वो हमारे शरीर में कैंसर जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। हल्दी में मिलावट की अगर बात करें तो हल्दी को पानी में डालें, यदि पीला रंग जल्दी अलग हो जाए तो समझ लो कि उसमें मिलावट है। मिर्च पाउडर में अगर मिलावट है तो इसे पानी में डालो, अगर लाल रंग ऊपर तैरने लगे तो इसमें सिंथेटिक रंग मिलाया गया है। मटर के हरा रंग, अगर मटर को आप पानी में धोने के लिए, फ्रोजन मटर को खासकर, तो अगर वो रंग छोड़ने लगे तो समझो कि उसके अंदर भी मिलावट है। घी थोड़ी मात्रा में ले, गर्म करें, अगर झाग बनने लगे तो समझे कि घी में मिलावट है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए उपभोक्ता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भोज्य पदार्थों में अगर मिलावट है तो इसे रोकने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ऐसी प्रमाणित उत्पाद को ही खरीदे जहां तक संभव हो, क्योंकि अब ये 100% श्योर तो नहीं कह सकते कि फैसी प्रमाणित जो उत्पाद है उसमें मिलावट नहीं है, क्योंकि आजकल सब पैसे का खेल है। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों में खर्च करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे खर्च करने में कोई वो नहीं है, मतलब सामान बेच रहा है, गलत सामान बेच रहा है तो पैसे खर्च करने में क्या दिक्कत है। तो बड़े बड़े संगठनों को खरीदा भी जाता है, उसे मैनेज भी किया जाता है। स्थानीय और विश्वसनीय दुकानों से खाद्य सामग्री लें। जो दुकान आपके साथ लंबे समय से काम कर रहा है, जो बहुत पुराना दुकानदार है, जो लगता है कि आपको हमेशा से वो सामान सही दे रहा है, तो उससे ही सामान खरीदें। खुला सामान को ना खरीदें। घरेलू परीक्षणों द्वारा खाद्य पदार्थों की शुद्धता जरूर जांच करें। अगर कोई मिलावट पाई जाती है तो फैसी के ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके पोर्टल, उसके हेल्पलाइन नंबर, फ्री टोल फ्री नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, स्वच्छता और व्यक्तिगत सुरक्षा बनाए रखें। हाथ धोना, भोजन बनाने के समय आपको सबसे पहले हाथ को सही तरीके से धोना है। साफ बर्तन और रसोई का उपयोग करना है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को ढककर रखना है। मक्खी, धूल और कीड़ों से बचने के लिए भोजन को ढककर रखना है। पैकेज फूड खरीदारी करते समय सावधानियां बरतनी है। फैसी लाइसेंस को देखकर ही आप सामानों को खरीदें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ताजे और मिलावट रहित खाद्य पदार्थ ही खरीदें। ताजे और मिलावट रहित खाद्य पदार्थ कहने का मतलब है जो फ्रेश है, जो आपको दिख रहा है, आप डेट देख सकते हैं, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, इन सब चीजों को देखकर अगर आप वस्तु को खरीदते हैं तो हो सकता है कि कुछ हद तक आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। मसाले, दूध, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच जरूर करें। ताजे फल और सब्जियां खरीदें। जब भी आप फल वगैरह खरीदते हो तो ताजा देख के खरीदो। कृत्रिम चमक वाले उत्पादों को न खरीदें। खुला और अस्वच्छ स्थानों पर रखा भोजन न खरीदें। आजकल के समय में क्या है, ये जो फूड्स हैं ये बाहर की दुकानों पे बहुत ज्यादा मिल रहा है, सड़कों के किनारे, और उस पर बहुत सारी गंदगियां होती है, फिर भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए। खाद्य पदार्थों का सही भंडारण होना चाहिए। सूखे खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल को एयर टाइट डब्बा, जो कंटेनर होता है, उसके अंदर आपको रखना है। दूध, दही, पनीर और मांस को फ्रिज में आपको स्टोर करना है।
खाद्य पदार्थों को सही तापमान पर रखें, ठंडी चीजों को ठंडा और गर्म चीजों को गर्म स्थान पे रखें। इससे आपके भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता बनी रहेगी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भोजन को सही तापमान पर पकाएं। मैंने पहले भी बात किया था कि जो फूड्स हैं, जो मांस मछली अंडा खासकर, इसे कम से कम 75 डिग्री टेम्परेचर पे तो आपको पकाना ही है। इससे क्या फायदा है, इसके अंदर की बैक्टीरिया जो है वो समाप्त हो जाती है। खाद्य पदार्थों को बार बार गर्म न करें, इससे पोषक तत्व उसके अंदर का नष्ट हो जाता है। कई बार ऐसे लोग करते हैं कि गर्म खाना खाने के चक्कर में एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ को बार बार गर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि उसके अंदर के पौष्टिक तत्व समाप्त हो जाते हैं। सुरक्षित पानी का उपयोग करें। पीने के लिए उबला या फिल्टर्ड पानी का उपयोग करें। हाँ, ये संभव है कि सभी के घर में फिल्टर नहीं लगा हुआ है, आरओ नहीं लगा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप पानी को उबाल कर पिए। उबाल कर भी पीने से पानी के अंदर के जो विषाक्त चीजें होती है, जो बैक्टीरिया होता है, वो समाप्त हो जाता है। बर्फ और जूस जैसी चीजों में अशुद्ध पानी का उपयोग से बचें। आजकल के समय में ये बड़ा ट्रेंड है कि लोग जूस वगैरह बाहर पीते हैं। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप बाहर का जूस का सेवन न करें, डब्बा पैक जूस का सेवन न करें। आप अपने घर में ताजे फल को चबा के खा लो या फिर घर में ही जूस बना लो। क्योंकि जब आप बाहर के जूस को पीते हो, चाहे वो गन्ने का जूस हो, एप्पल हो, पोमोग्रेनेट हो, अनार, जो भी हो, उसके अंदर बर्फ डाला जाता है। वो बर्फ जो होता है ना, वो अशुद्धियों से भरा होता है, गंदे पानी से बनाया जाता है। मतलब काफी हद तक तो मैंने यही देखा है कि बर्फ का उपयोग होता ही है और वो बर्फ सही नहीं होता है। तो इस कारण से आपको कोशिश करना है कि आप इस तरह के बर्फ वाले जूस से बचें, या फिर आप डायरेक्टली बोल दो भैया हमें बर्फ नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट जूस दे दो। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है स्ट्रीट फूड और बाहर के खानों में सावधानी बरतनी चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखने वाले रेस्टोरेंट और दुकानों से ही भोजन करें। जो दुकान स्वच्छ है, साफ है, सुथरा है, उसी दुकान से भोजन करें। खुले में रखी गई चीजों में मक्खियां वगैरह जो है वो बैक्टीरिया का संचरण करता है, तो इन चीजों से बचें। बहुत ज्यादा तला भुना और नकली रंग मिला हुआ भोजन न खाएं। बहुत जो तला हुआ भोजन होता है, बहुत ज्यादा जो डीप फ्राई भोजन होता है, इस ऐसे भोजन का सेवन न करें। खाद्य मिलावट से बचाव करें। मिलावटों की पहचान करने के लिए घरेलू परीक्षण जरूर करें। कृत्रिम रंग, अधिक चमकदार या असामान्य गंध वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। अगर कोई खाद्य पदार्थ मिलावटी या खराब लगे तो तुरंत फैसी के हेल्पलाइन नंबर पे उसका शिकायत कर दें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में आने वाले खतरनाक रोगों से आप सुरक्षित रह सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है जागरूक उपभोक्ता बने। आप जो उपभोक्ता हो, जो आप चीजों को खरीदते हो, तो आप उपभोक्ता हो, तो आप जागरूक उपभोक्ता बनो। हर चीज को सेवन करने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, उसके अंदर की गुणवत्ता, जो पैकेज पे, रैपिंग पे लिखा होता है, फैसी का लोगो, ये सब चीजें बहुत देखना जरूरी है। संदिग्ध खाद्य उत्पादों की जानकारी और शिकायतें दर्ज कराने के लिए फेस्सी के हेल्पलाइन नंबर या फिर ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। अगर आपको कोई ऐसा खाद्य पदार्थ लगता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है, असुरक्षित है, तो उसके लिए कंप्लेन जरूर करें। ईट राइट इंडिया और सेफ न्यूट्रिएंट्स फूड में जागरूकता जो है, जो फेस्सी के द्वारा चलाया जाता है, उसके अभियानों में भाग ले, खुद भी जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक करें। अगला स्लाइड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिशु एवं बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख फैक्टर कौन कौन से हैं। संज्ञानात्मक विकास तो आपने समझ लिया। अब शिशु के जो बाल्यावस्था होते हैं उसमें संज्ञानात्मक विकास के फैक्टर कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, इसको जान लेते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास बच्चों के सोचने समझने की क्षमता, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। भाषा सीखने की क्षमता, जैविक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर में जैविक कारक आते हैं, सामाजिक कारक आते हैं, पर्यावरणीय कारण आते हैं। अब उन सभी फैक्टरों को एक एक करके समझते हैं अगली स्लाइड में। अगला स्लाइड हमारा कहता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में क्या होता है, बच्चों की बुद्धिमत्ता जो होता है, आईक्यू सिस्टम जो होता है, सोचने समझने याद करने की जो क्षमता होती है, वो काफी हद तक अनुवांशिक होता है। अपने पुराने दादा माता पिता से उनके अंदर आता है। माता पिता की संज्ञानात्मक क्षमताएं बच्चों के दिमागी विकास को प्रभावित कर सकता है। ये भी बातें इंपॉर्टेंट है। पोषण जरूरी है। अगर सही मात्रा में बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि गर्भावस्था के दौरान यदि बच्चा माँ के गर्भ में है और उसे सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिला है, सही मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिले हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। इसके लिए आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और खनिजों की कमी जो है ये नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी कमी होती है तो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास को बाधा उत्पन्न हो सकता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं पर्यावरणीय अनुभव।
तो सकारात्मक वातावरण, किताबें, खिलौने और विविध अनुभव जो है वो संज्ञानात्मक विकास को तेज करता है। बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छे अच्छे क्रियाकलाप, एक्टिविटी करवानी चाहिए। माता पिता एवं देखभाल की जो भूमिका होती है, जो उसके देखभाल करता होते हैं, उसकी भूमिका भी अहम होती है। माता पिता का सहयोग, प्यार, संवाद और प्रोत्साहन बच्चे के सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। आप जितना ज्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट रहेंगे, जितना ज्यादा उनके साथ प्यार करेंगे, उतना ज्यादा बच्चा आपका अच्छा विकास करेगा, संज्ञानात्मक विकास करेगा। बाल्यावस्था में संवाद और वार्तालाप जितना अधिक होगा, भाषा का विकास उतना होगा। जितना ज्यादा आप बच्चों से बात करोगे, बच्चों के प्रश्नों के जवाब दोगे, उतना ज्यादा विकास बच्चों के अंदर भाषा का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शारीरिक स्वास्थ्य। बार बार बीमार पड़ने वाले बच्चों के मानसिक संतुलन या फिर मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। अच्छी नींद बहुत जरूरी है, बच्चों को अच्छे तरीके से सोने देना चाहिए। व्यायाम और मस्तिष्क की सक्रियता इससे बढ़ती है। योग करना, व्यायाम करना, अच्छे भोजन करना, सही वातावरण में रहना, ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा। अच्छी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को तेज कर सकता है। बच्चों के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, वो खेल आधारित होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, प्रयोगात्मक होनी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर काफी लाभ देखने को मिलता है। उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, वो रचनात्मक विकास करते हैं, वो भावनात्मक विकास करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक और भावनात्मक कारक। देखिए, सहपाठियों, परिवार और समाज के साथ साथ अच्छे संबंध सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। जहां पे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वहां पे वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये बच्चों के बेहतर संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। भाषा और संचार की अगर हम बात करें तो अच्छी भाषा समझ और संवाद कौशल से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास मजबूत होता है। आप बच्चों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से भाषा का उपयोग करते हैं, तो इससे बच्चा बेहतर होता है और भी ग्रो करता है, फास्ट ग्रो करता है। माता पिता द्वारा कहानी सुनाना, बातचीत करना, प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। कई बार बच्चे भी बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। इससे भी बच्चों का विकास संज्ञानात्मक सही तरीके से होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है अच्छी प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो देखिए, अच्छी प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवश्यक तत्व जो है, जो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं, उनका मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की नींव रखी जाती है। यहीं से बच्चों को अच्छे ज्ञान की जरूरत होती है, जिससे उनका विकास, डेवलपमेंट सही तरीके से हो। अच्छी प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की सीखने की क्षमता को विकसित करता है और उसे भविष्य के लिए तैयार करता है, उसे बेहतर भविष्य के लिए ग्रो करता है, डेवलप करता है, विकास करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मुख्य आवश्यक तत्व क्या है। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण, मतलब शिक्षा का जो तरीका है वो बच्चों की रुचि के हिसाब से होना चाहिए। जो बच्चा करना चाहता है, अगर खेल खेल के पढ़ना चाहता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको खेल खेल के ही पढ़ाना है। उनके उम्र और उनकी जरूरतों के अनुसार ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। खेल गतिविधियां और कहानियों के माध्यम से सीखने पर जोर देना चाहिए। उनको खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। सुरक्षित और अनुकूल वातावरण रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण बच्चों के लिए सुरक्षित, साफ सुथरा और प्रेरणादायक होना चाहिए। जहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो जगह साफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और अन्वेषण का अवसर मिलना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर उनको नहीं पढ़ाना है। उनको मुक्त रूप से स्वतंत्र होकर पढ़ने देना है, खेलने देना है, बात करने देना है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खेल आधारित शिक्षण। खेल, पहेलियां, कला, संगीत और समूह गतिविधियों से सीखने की प्रक्रिया जो है वो रोचक बनती है। मतलब ऐसे में बच्चे अपने आप को बेहतर डेवलप करते हैं। इससे बच्चों की रचनात्मक समस्या समाधान होती है। टीम वर्क कौशल का विकसित होता है। मतलब कि बच्चे एक दूसरे के साथ साझा होकर ग्रुप बनाकर अपने आप को डेवलप करते हैं। संवेदनशील और प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। मतलब ट्रेंड टीचर होने चाहिए। उन्हें बच्चों की कमी, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को कब चाहिए, ये पता होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए टीचर का ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, खासकर जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं। शिक्षक को धैर्य पूर्वक और प्रेम पूर्वक बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, उनके परेशानियों को समझना चाहिए। इससे बच्चों का विकास सही मात्रा में, सही तरीके से होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भाषा और संचार कौशल। बच्चों को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कहानी सुनाना, कविता पाठ करना, संवाद और चित्रकथाएं, ये सब बहुत जरूरी है। इससे बच्चे अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं।
संगीत कला और रचनात्मक गतिविधियों में भी उनको शामिल करना है। चित्रकारी करो, सिंगिंग करो, गाना गाओ, इन सभी चीजों से बच्चों का डेवलप होता है। डांस करना, ये सारी चीजें कौशल है, स्किल्स हैं। इससे संज्ञानात्मक और स्किल्स जो है बच्चों के अंदर वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सकारात्मक सामाजिक संपर्क, बच्चों को समूह में कार्य करने, मित्रता निभाने और साझा करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चे जब समूह में काम करेंगे, दूसरों लोगों के साथ काम करेंगे, तो उन्हें एक ग्रुप बनाने की हैबिट हो जाती है। यह उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ाता है। सकारात्मक अनुशासन, डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को सजा देने के बजाय उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मार्गदर्शन के माध्यम से अनुशासन सिखाना चाहिए। नैतिकता समझानी चाहिए। धैर्य, सहयोग और सहानुभूति जैसे गुण विकसित करने पर जोर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सके। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कड़ा हो जाओगे, बहुत ज्यादा कड़ी रुख अपनाओगे, तो बच्चे इससे डर जाएंगे और अपनी बातों को आपके साथ साझा नहीं करेंगे। अगला स्लाइड देखते हैं। शारीरिक गतिविधियां और स्वास्थ्य भी जरूरी है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए, दौड़ने के लिए, व्यायाम करने के लिए, बात करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। पोषण युक्त भोजन उनको देना चाहिए। अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। माता पिता की इसमें भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता और शिक्षकों के बीच संवाद आवश्यक है। माता पिता को अपने बच्चों के टीचर के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का प्रगति अच्छे तरीके से होता है। घर में सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। घर में भी बच्चों को सीखने का अवसर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बाल देखभाल केंद्र, जिसे हम डे केयर सेंटर कहते हैं, या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका पर संक्षिप्त में चर्चा करना है। अगला प्रश्न हमारा कहता है बाल देखभाल केंद्र, जो डे केयर सेंटर होता है, उसके बारे में बात करना है। आंगनबाड़ी की भूमिका के बारे में बात करना है। तो देखिए, बाल देखभाल केंद्र और आंगनबाड़ी जो होते हैं वो छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। इनके पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। गर्भवती महिला, धात्री महिलाओं की दवाइयों और उनके कुपोषण से बचने के सारे कार्यों को करते हैं। ये संपूर्ण विकास के लिए बनाया गया है। सरकार के द्वारा एक सरकारी संगठन है जो बच्चों की देखभाल, धात्री महिलाओं की देखभाल, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बाल देखभाल केंद्र जो है उसे हम डे केयर सेंटर कहते हैं। ये वो स्थान होते हैं या फिर संस्थान होते हैं जहां कामकाजी माता पिता, जो माता पिता काम करते हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पे उनको छोड़ देते हैं और यहाँ पे उनकी अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है। मुख्य कार्य क्या है? तो बच्चों की सुरक्षा और देखभाल किया जाता है। खेल और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। स्वस्थ आहार और पोषण दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा दिया जाता है। सामाजिक कौशल का विकास किया जाता है। ये जो डे केयर सेंटर होते हैं या फिर आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, यहाँ पे बच्चों के भोजन का भी ध्यान रखा जाता है। उनके स्किल्स का भी ध्यान रखा जाता है। उनको शुरुआती शिक्षा भी दी जाती है। उनको नैतिकता भी सिखाई जाती है। उनको डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। उनको सामाजिक कौशल के अंदर विकास करना भी सिखाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसके मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। इसके लाभ क्या है? तो जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपना काम करते हुए अपने बच्चों को सही तरीके से उचित मार्गदर्शन दे पाती है। बच्चों का समग्र विकास होता है। सुरक्षा की देखभाल की गारंटी भी मिलती है। तो ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से डे केयर सेंटर बच्चों का देखभाल करता है या फिर आंगनबाड़ी देखभाल करता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की बात कर ले तो आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो भारत सरकार द्वारा विकास सेवा ICDS कार्यक्रम के तहत संचालित होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चे, खासकर गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं का पोषण, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। मुख्य कार्य क्या है कि बाल पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों के पोषण संबंधी और इनकी सेवाओं संबंधी कार्यों को करते हैं। टीकाकरण का काम करते हैं। चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों को दवाई, चिकित्सा या फिर टीका जैसी चीजें होती है उसका ख्याल रखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा भी करवाते हैं। खेल आधारित शिक्षण और पूर्व विद्यालय शिक्षा, मतलब स्कूल जाने से पहले जो छोटी छोटी चीजें होती है, बैठना, खेलना, कूदना, छोटे छोटे वर्ड को पढ़ना, ये सारी चीजें भी आंगनबाड़ी के अंदर करवाया जाता है। माता पिता को जागरूक भी बनाते हैं। परिवार नियोजन, स्वच्छता, स्तनपान जैसे विषयों पर जानकारी भी है आंगनबाड़ी की सेविकाएं माताओं को या फिर अपने समाज में आने वाले बच्चों को, गार्जियंस को ये चीजें जानकारी के रूप में प्रदान करती है। लाभ क्या है? तो ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चों को पोषण और शिक्षा मिलता है, सही बात है। गर्भवती महिलाओं और माताओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ये भी सही बात है। महिलाओं और बच्चों की समग्र देखभाल में सहायता भी प्रदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन, कि बालक के समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं भावनात्मक के लिए कौन कौन सी शिक्षण की विधियां हैं जो इन बच्चों का विकास करता है?
तो देखिए, बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के लिए शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो उनकी जिज्ञासा, रचनात्मक और सीखने की क्षमता को प्रोत्साहित करे। आगे के स्लाइड में हमने कुछ ऐसे विधियों के बारे में बताया जो आपको एग्जाम में लिखना है इसी तरीके से। आगे का स्लाइड हमारा कहता है खेल आधारित शिक्षण विधि होना चाहिए। खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना, रचनात्मक विधि के माध्यम से सिखाया जाना, कार्टून के आधार पर या फिर एनिमेशन वीडियो के आधार पर बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। यह विधि जो है वो विशेष रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रभावी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए काफी सही माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है इसके लाभ क्या है, तो इससे शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। जितने भी पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा उसमें 3 बातें तो कॉमन आपको पढ़नी ही है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। जितने भी प्रकार की जो विधियां अभी आपको बताया जाएगा इससे ये 3 विकास बच्चों के अंदर होता ही होता है। आगे के स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गतिविधियां आधारित शिक्षण विधि। अब इसमें सीखने की क्रिया जो होती है उसे रोचक बनाना, व्यवहारिक बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे चित्र बनाना, मिट्टी की मूर्तियां बनाना, साइंस का एक्सपेरिमेंट करना। इससे भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको वही पता चलेगा कि इसमें मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास बच्चों के अंदर होता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है कहानी कहने की विधि। बच्चों को अच्छे अच्छे मोरल स्टोरी, नैतिकता वाली कहानी, जैसे एग्जाम्पल के लिए कछुआ खरगोश की कहानी हो जाती है, प्यासा कौवा का कहानी हो जाता है, चालाक लोमड़ी की कहानी हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान की कहानियां, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हो गई। ये बच्चों के अंदर ज्ञान को बढ़ाता है, स्किल्स को बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, कल्पदर्शिता को बढ़ाता है। इससे भी बच्चों के अंदर क्या होता है अगले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर डेवलपमेंट को ही लाता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है पर्यावरणीय शिक्षा विधि कैसे काम करता है। तो बच्चों को वास्तविक दुनिया से रूबरू करवाना, जू के अंदर ले जाना, पेड़ पौधों को लगवाना, वातावरण के बारे में समझाना, पहाड़ों से रूबरू करवाना, झरनों से, नदियों से, समुद्रों से, इन सभी चीजों के माध्यम से बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया जो है वो पर्यावरणीय शिक्षा विधि कहलाता है। जैसे बाजार का भ्रमण हो गया, पानी का खेल हो गया, वस्तुओं को छूकर अनुभव करना हो गया। और इससे भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आपको इन्हीं तरह के तीनों चीजों का विकास देखने को मिलेगा जो आगे की स्लाइड में मैं बता रखा हूं। आएगा स्लाइड है शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। ये बच्चों के अंदर बहुत जरूरी चीजें। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं, संवाद और वार्तालाप विधि कैसे काम करता है। शिक्षक और बच्चों के बीच में जो डिस्कशन है, जो संवाद है, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है इनके अंदर विकास के लिए। प्रश्नोत्तर करना, विचार विमर्श करना, इन सभी के माध्यम से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया प्रबल होती है। अगले स्लाइड में फिर से मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास देखने को मिलता है इस तरह के कार्यों को करने से। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं, तकनीक आधारित शिक्षण विधि। जैसे डिजिटल साधन हो गया जिसके माध्यम से आज ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब डिजिटल साधन हो गया। ऑनलाइन क्लास, ऑडियो विजुअल, शैक्षिक एप्स, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से बच्चों को बड़ा ही 3D एनिमेशन में बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता है कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास इसके द्वारा भी होता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में जो चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था, तो दूसरे पार्ट में हमने चैप्टर 4, 5, 6 को कंप्लीट किया है। यहाँ पे ये समाप्त हो गया। अब हम आपको अगले पार्ट में मिलेंगे जहां पे हम चैप्टर 7, 8, 9, 10 4 चैप्टर को इंक्लूड करेंगे और लास्ट पार्ट में हम फिर 11, 12, 13 करेंगे। टोटल 13 चैप्टर हैं और 65 क्वेश्चन हमारे पास होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे क्लास 12 के बोर्ड के लिए। तो अभी हमारे पास दूसरा चैप्टर तैयार हो गया। ये वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और हम पार्ट 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।